हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है मध्य प्रदेश स्टेट। इस सेशन में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे जो 2020 में मध्य प्रदेश की स्टेट लेवल की नीट यूजी की काउंसलिंग होने वाली है वो किस प्रकार होगी। इस सेशन के कंटेंट में आपको जानने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में एज ऑफ नाउ कितने मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से कितने मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हैं और कितने मेडिकल कॉलेज सेल्फ फाइनेंस यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है एमपी के स्टेट के लिए और बाहर वाले स्टेट के लिए, और इन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को क्या कट ऑफ की ज़रूरत होने वाली है, यानी कि नीट में कितने नंबर की ज़रूरत होने वाली है। ओवरऑल जो एमपी की इंटायर काउंसलिंग होने वाली है 2020 में, जो कि आपकी जून के 3rd वीक में होगी, उस काउंसलिंग की क्या अप्रोच रहनी चाहिए परफेक्टली, वो सारा चीज़ आपको आज के सेशन में मिलेगा, जिससे आप एक स्मूथ और परफेक्ट काउंसलिंग करके फ्रेंड्स आप काउंसलिंग के थ्रू सीट ले सकें और आपको कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपकी काउंसलिंग की एक्टिविटी होने वाली है। तो चलिए इस काउंसलिंग की शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टूडेंट्स को किस हिसाब से ये काउंसलिंग लेनी है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नीट का ये जो एग्ज़ाम है इसकी पॉपुलैरिटी बोली है, इसकी क्यूरियोसिटी बोली है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर साल स्टूडेंट इसमें बढ़ता जा रहा है। अगर पिछले 2-3 साल का ही रिकॉर्ड देखें, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, तो 9 लाख स्टूडेंट थे, उसके बाद 11 लाख स्टूडेंट हुए, फिर 13 लाख स्टूडेंट हुए 2019 में, फिर 15 लाख स्टूडेंट हुए। इसी रेशियो से अगर स्टूडेंट बढ़ते रहे 14 से 15% से, तो 2020 में लगभग 17 लाख से ज़्यादा बच्चे होंगे जो इस एग्ज़ाम को में पार्टिसिपेट करेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ और भी है दोस्तों कि 2 दिन पहले ही गूगल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये पता चला कि साल 2019 में गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला जो वर्ड था वो था NEET नीट। इससे आप देखो कि इस एग्ज़ाम की क्यूरियोसिटी लेवल कितनी ज़्यादा होती जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि हर साल पूरे इंडिया से कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये मैट्रिक्स एमपी स्टेट से कितना रहता है, यानी कि एमपी स्टेट से कितना बच्चा रहता है जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेगा और एग्ज़ाम के थ्रू आपका सीट लेने की कोशिश करेगा। तो एमपी स्टेट का थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स देखते हैं फ्रेंड्स। एमपी का अगर आप देखते हो तो 2019 का थोड़ा सा डाटा पे हम डिस्कशन करते हैं। तो 2019 में एमपी में लगभग 53,300 स्टूडेंट, यानी कि 53,300 बच्चों ने लगभग एमपी में से नीट के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को लिखा। उसमें से अगर आप देखो कितने बच्चों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, तो अराउंड 26,773 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो इससे ये पता चलता है कि जो एमपी का जो पासिंग रेट है वो लगभग 50% है। 2018 में ये 51% था, 2019 में थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो एमपी के स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा कि हम अपने पासिंग रेट को कैसे इम्प्रूव करें, बिकॉज काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जिनका पासिंग रेट 65 से 70%, 75% तक भी है। तो यहाँ पे एमपी को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इसको एक तरह से समझ लेते हो कि अगर 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 100 में से 50 बच्चे क्वालिफाई कर पाए एमपी से और 50 बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। इससे बिल्कुल ये मत समझ लेना दोस्तों कि एग्ज़ाम टफ है इसलिए बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं स्टूडेंट की अप्रोच कम थी, उनकी जो लगन होनी चाहिए वो कम थी, इसलिए उनके लिए टफ पड़ा। बिकॉज 720 नंबर का पेपर होता है, 720 में से क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 134 नंबर चाहिए थे। तो अगर आप 20% से भी कम नंबर लेके आ रहे हो तो बिल्कुल आप उस कंडीशन में डॉक्टर बनने के लिए भी डिजर्व नहीं करते हो। तो ये था हमारा कुछ मैट्रिक्स। तो हमने देखा 2019 में 26,700 बच्चों ने क्वालिफाई किया एमपी से। तो 2020 में ये फिगर लगभग 30,000 के आसपास जा सकता है। तो इस सेशन में हम आप पूरे के पूरे 30,000 बच्चों के लिए आपको नोटिस देंगे कि आपके सारे बच्चों के लिए काउंसलिंग की क्या अप्रोच होनी चाहिए, जिससे आप काउंसलिंग में कोई गलती ना करो और सही काउंसलिंग करने के थ्रू आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सको, एक अच्छे मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सको। बिकॉज एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल नीट में एक अच्छा स्कोर चाहिए, लेकिन एडमिशन लेने के लिए जो अलॉटमेंट प्रोसेस होता है उसमें आपको काउंसलिंग के बारे में काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये था हमारा एमपी का मैट्रिक्स। अब जल्दी से आ जाते हैं हम मेडिकल कॉलेज के ऊपर डिस्कस करने के लिए कि एमपी में फ़िलहाल कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट हैं, कितने गवर्नमेंट हैं और क्या नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। तो एमपी में 2019 की जो काउंसलिंग हुई थी इसका अगर मैट्रिक्स लेके हम डिसीजन करते हैं तो एमपी में 2019 में टोटल 20 मेडिकल कॉलेज थे, 20 मेडिकल कॉलेज थे। इन 20 मेडिकल कॉलेज में 13 वर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड 7 वर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिनको हम सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं और 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। इन 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स थी दैट वाज 1870।
1870 टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी आपकी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखते हैं तो टोटल 1000 सीट्स थी। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो एमपी स्टेट के अंदर टोटल 2870 सीट्स थी, 2870 सीटें थी एमपी स्टेट के अंदर। फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि जो गवर्नमेंट की जो सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग होती है, दो काउंसलिंग होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। एक तो हमारी स्टेट की काउंसलिंग होती है, और स्टेट के अलावा जो दूसरी काउंसलिंग होती है उसको बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, जो कि सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग होती है। तो ये दो काउंसलिंग होती है जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हैं। तो 15% सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटा में निकल जाती हैं। तो रिमेनिंग आप देखते हो तो 1600 सीटें आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में और 1000 सीटें प्राइवेट सेक्टर में। तो 2600 सीटें थी 2019 के अंदर। स्टूडेंट हम देख रहे हैं 26,000 था, यानी कि केवल 10% सीट्स अवेलेबल हैं इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट। इस साल 2020 के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ेंगे, और पैरेलल साइड गवर्नमेंट के काफ़ी प्रयास हैं कि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेंगी। गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है आयुष्मान योजना, उसके थ्रू गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि नए मेडिकल कॉलेज को इंट्रोड्यूस करें। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें मेडिकल कॉलेज को अटैच करके और मेडिकल कॉलेज लेके आए जाएँ, और जो प्रेजेंट में जो कॉलेज एग्जिस्ट कर रहे हैं उस कॉलेज में भी नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाएं। तो हो सकता है 2020 में देयर इज़ अ वेरी हेल्दी चांसेस कि आपके स्टेट के अंदर लगभग 3000 से ज़्यादा सीटें देखने को मिल सकती हैं। तो इस सेशन में हम पूरे के पूरे 30,000 बच्चों के लिए जानने की कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग काउंसलिंग को कैसे समझो कि और कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो जिससे आपको सीट मिल सके। इससे एक चीज़ और निकल के आई फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि 2600 सीटें हमारे स्टेट के अंदर थीं और 26,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया। इसका मतलब कि सभी बच्चों को एमपी के अंदर जो सीट नहीं मिली, तो काउंसलिंग करने के लिए, सीट में अलॉटमेंट पाने के लिए हमको ना सिर्फ अपने स्टेट की काउंसलिंग के बारे में पता करना है, और हमको अदर स्टेट की काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। बिकॉज सही इंफॉर्मेशन होगी काउंसलिंग की, तभी हम सही तरीके से काउंसलिंग की अप्रोच रख पाएंगे, और काउंसलिंग के थ्रू हम एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुँच पाएंगे अपने स्कोर के बेसिस पे। तो ये था हमारा नंबर ऑफ सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट के अंदर 1000 सीटें हैं और 1870 सीटें आपकी गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। कौन से टॉप मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट के? 5 टॉप मेडिकल कॉलेज को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो बेस्ट जो आपका एमपी के अंदर नंबर 1 पे कॉलेज आता है, किस डेफिनेशन में नंबर फर्स्ट हमने बोला? कट ऑफ को भी लेते हुए, कॉलेज की क्वालिटी को भी लेते हुए, कॉलेज कितना पुराना है उसको भी लेते हुए, और सबसे मोस्ट चीज़ है कि कॉलेज की लोकेशन को भी लेते हुए। तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर, नंबर फर्स्ट की पोजीशन रखे था। तो कॉलेज अच्छा है, सभी बच्चे चाहेंगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन अच्छे कॉलेज में अच्छा कट ऑफ भी चाहिए, यानी कि अच्छे नीट के नंबर भी चाहिए। यही एक रीज़न था कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज में जो लास्ट बच्चे का एडमिशन हुआ था वो 606 नंबर पे हुआ था। तो इफ़ यू वांट अ गुड थिंग फॉर दैट यू हैव टू गिव द बेस्ट फॉर दैट। तो ये एक डेफिनेशन होती है। नंबर 2 पे अगर हम आते हैं, कौन सा कॉलेज था नंबर 2 पे? तो नंबर 2 पे गांधी मेडिकल कॉलेज था, भोपाल का 1955 का कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। नंबर 3 पे नेताजी सुभाष चंद्र कॉलेज था आपका, ये कॉलेज भी आपका जबलपुर के अंदर पड़ता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, 1955 का कॉलेज है, 180 सीटें थी इसके पास। नंबर 4 पे गजरा जादा मेडिकल कॉलेज आता है, ये आपका ग्वालियर के अंदर पड़ता है, 1946 का कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, 180 सीटें थी। और नंबर 5 पे जो पोजीशन रखा था वो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, जो कि सागर के अंदर पड़ता है, उज्जैन के थोड़ा सा आगे। इस कॉलेज के अंदर 125 सीटें थी। इन जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इन सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो एमपी में फीस थी फॉर द 2019 बैच, दैट वाज ऑफ 1 लाख रुपीज़ एनुअली। 1 लाख रुपए एनुअल फीस थी। 4.5 साल की फीस होती है, यानी कि 4.5 लाख रुपए आपकी ट्यूशन फीस, आप इस तरह से समझ सकते हो। एमपी की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट। तो ये हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हायरार्की हो गई। जल्दी से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर आते हैं कि नंबर 1 पे जो कॉलेज आता है एमपी में वो है आपका श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका इंदौर के अंदर आता है। नंबर 2 की जो पोजीशन रखता है वो है आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका उज्जैन में आता है। नंबर 3 की जो पोजीशन रखता है एमपी से वो है आपका चिरायू मेडिकल कॉलेज, जो कि भोपाल में आता है। नंबर 4 की जो पोजीशन रखता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो है पीपल्स मेडिकल कॉलेज, वो भी भोपाल के अंदर आता है। नंबर 5 पे अगर आप देखते हो तो एलन मेडिकल कॉलेज आता है, वो भी भोपाल से है। नंबर 6 पे जो पोजीशन रखता है वो है आपका इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, जो कि इंदौर में है। और नंबर 6 की जो पोजीशन रखता है वो है अमलतास मेडिकल कॉलेज, जो कि देवास में है। लास्ट 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बाद में ये कॉलेज बंद हो गया था। तो ये हायरार्की है इन कॉलेज की। अब इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए
क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ कितने नंबर होने चाहिए नीट में, यानी कि कितना कट ऑफ होना चाहिए। पहला स्टेप पे हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वही बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं एमपी स्टेट में जो बच्चे एमपी से बिलोंग करते हैं, जिनके पास एमपी की डोमिसाइल है। अदर स्टेट के स्टूडेंट डायरेक्टली एमपी में आके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एमपी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ाई करनी है तो आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके 15% के थ्रू आ सकते हो, लेकिन 85% में ओनली स्टेट स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। ये हो गया गवर्नमेंट की एलिजिबिलिटी। अब आ जाते हैं सेल्फ फाइनेंस की एलिजिबिलिटी देखने के लिए, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्या एलिजिबिलिटी है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमपी का तो सारा बच्चा एलिजिबल है, एमपी से सारे बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आउटसाइडर्स आप लोगों को समझने की जरूरत होगी, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन आप बहुत ध्यान से समझा करो और उस रूल्स एंड रेगुलेशन को डिकोड किया करो कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एमपी एक ऐसा स्टेट है जो बाहर वाले स्टूडेंट से बोलता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो एमपी में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन एक कंडीशन रहती है कि सीट का अलॉटमेंट हम आपको तभी देंगे जब हमारे स्टेट के सारे बच्चे फिनिश हो जाएंगे और हमारे पास सीट्स वेकेंट रह जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, एक स्टेट है उसके पास 1000 सीटें हैं मात्र और पूरा 26-27 हज़ार बच्चे हैं, तो सीट बचने की चांसेस नहीं रहती है। इसी वजह से 2019 की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें फर्स्ट राउंड में भी किसी आउटसाइडर को सीट नहीं मिली एमबीबीएस में, सेकंड राउंड में भी किसी आउटसाइडर को सीट नहीं मिली, इवन दो थर्ड राउंड में भी किसी आउटसाइडर को सीट नहीं मिली। थर्ड राउंड में बीडीएस कोर्स के अंदर मिली थी, डेंटल के अंदर मिली थी, लेकिन एमबीबीएस के अंदर सीट नहीं मिली थी। तो अगर आप किसी भी काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म में इनरोलमेंट कर रहे हो, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो बिफोर फिलिंग दैट एप्लीकेशन फॉर्म यू मस्ट नो दैट व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी डायनेमिक होते हैं दोस्तों, हर साल बदल जाते हैं और बदलना भी स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बदल जाते हैं, हर साल रिजर्वेशन पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं, हर साल पेपर का लेवल भी बदल जाता है, हर साल सीट्स भी बदल जाती हैं। इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूरी नहीं है कि जो लास्ट ईयर हुआ था वो इस साल हो। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग को ये चीज़ देखनी है। तो ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो पहले हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ के ऊपर डिसीजन करेंगे फॉर द स्टूडेंट ऑफ एमपी स्टेट। मैम प्लीज़, तो क्या कट ऑफ जाता है हमारा एमपी स्टेट के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। तो जनरल वाले कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ जाएगा, तो जनरल वाले कट ऑफ में एक डिस्कस करने से पहले एक थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है 50% से ज़्यादा जो स्टूडेंट होता है वो जानना चाहता है कि सर व्हाट वाज द मिनिमम कट ऑफ इन माय स्टेट, यानी कि मेरे स्टेट में लास्ट बच्चा कौन था जिसको सरकारी सीट मिल गई थी। तो अगर आप लास्ट कट ऑफ को अपना प्रोजेक्ट लेके चल लो तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है आपको सीट मिलना, बिकॉज आप देख रहे हो कि हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना बढ़ रहा है उसके अपोजिट साइड उतनी सीटें नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये जो कट ऑफ है हर साल बढ़ती जा रही है और फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा अपर साइड लेके चलते हो, अपना टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हो तो आप एक कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो। तो जनरल का जो लास्ट कट ऑफ था, यानी कि जो लास्ट स्टूडेंट था एमपी के अंदर जिसको सीट मिली थी, वो था आपका 530 वॉज द लास्ट नंबर जिसको सीट मिली थी इन द स्टेट ऑफ एमपी। रजनी मैम, तो 530 पे लास्ट सीट मिली थी एमपी स्टेट के अंदर। प्लीज सी द फोन। तो उसके बाद ओबीसी कैटेगरी, तो आप ये लेके चलो कि 2020 में अगर हमको सीट चाहिए, जनरल स्टूडेंट हूँ तो मैं कितना नंबर चाहिए, 530 से थोड़ा दोस्तों स्कोर आगे लेके चलना, 540, 545, 550 का टारगेट लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे कि सीट आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। और स्कोर जितना ज़्यादा होगा फ्रेंड्स आपको उतने अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप 530 जानना चाहते हो तो 530 पे जो कॉलेज मिला था वो मेडिकल कॉलेज शिवपुरी मिला था, नया कॉलेज था, पिछले साल ही आया था, इसलिए कट ऑफ यहाँ पे इतनी थी। तो अगर आप हमारा स्कोर 570 होता तो हम पुराने मेडिकल कॉलेज में पढ़ते, इसलिए कट ऑफ का पोजीशन हाई साइड लेके चलो, ठीक है। तो जनरल वालों के लिए 540 से 545 का हम टारगेट रख सकते हैं, मिनिमम टारगेट रख सकते हैं इन ऑर्डर फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ओबीसी के लिए 522 का लास्ट कट ऑफ था, तो 535 से 540 आप नंबर लेके चल सकते हो फॉर द केस ऑफ ओबीसी आउट अदर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट के लिए। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नई कैटेगरी है, अगले साल लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुई थी, 10% रिजर्वेशन आता है। लास्ट ईयर काफ़ी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बच्चे ने इसके अंदर से काउंसलिंग कराई थी। इस बार काफ़ी अवेयरनेस है, काफ़ी बच्चे पहले से प्रिपेयर हैं, सर्टिफिकेट बना के रखा है उन्होंने, जिसकी वजह से
सीट्स तो 10% है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर इस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा आ गया तो बट ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट ईयर का जो लास्ट कट ऑफ था, यानी कि आखिरी बच्चे को जो सीट मिली थी, दैट वाज ऑन द स्कोर ऑफ 521, 521। जनरल वाले को 530, ईडब्ल्यूएस को 521। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था फ्रेंड्स, सिर्फ 9 नंबर का डिफरेंस था। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी आप अगर काउंसलिंग करवाने जा रहे हो तो अपना पोजीशन लगभग 535-40 के आसपास रखोगे तो कहीं ना कहीं एक सेफर जोन में होगा कि आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छूट नहीं जाएगा। बिकॉज काउंसलिंग के बाद, एग्जाम के बाद हर साल काफ़ी बच्चे होते हैं, बोलते हैं सर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से कॉलेज छूट गया, कुछ ऐसा हो गया होता है। इसीलिए मैं अब स्टार्टिंग से हमेशा एडुएसेस बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप ड्रीम्स देख रहे हो तो बड़े ड्रीम्स देखो, मेहनत कर रहे हो तो पूरी मेहनत करो, कि लास्ट में ऐसा ना हो कि मैंने मेहनत तो करी 99% पहुंच गया लेकिन 1% नहीं पहुंच गया। तो टारगेट बिल्कुल लास्ट नहीं करना, डरना नहीं है, पोजीशन हाई साइड लेके चलो, 600 का टारगेट लेके चलो। 600 का लेके चल लो तो जरूरी नहीं कि 600 आएगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं 550 के आसपास रुक जाओगे तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में आसानी से आप पहुंच जाओगे। तो ईडब्ल्यूएस का 521 था, 2020 के लिए हम 540 का टारगेट लेके आगे बढ़ सकते हैं। एससी कैटेगरी के ऊपर आ जाते हैं, शेड्यूल कास्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो 413 413 नंबर पे लास्ट अलॉटमेंट था। तो एससी कैटेगरी के लिए 2020 में 425 से 430 का मिनिमम टारगेट आप लेके चलो। एसटी कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी 297 लास्ट बच्चा था, लास्ट स्कोर का बच्चा था जिसको सीट मिली थी। तो 2020 में 315 से 320 नंबर अगर आपको एसटी कैटेगरी के अंदर आता है तो आपको आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमपी स्टेट में सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। इसके अलावा एफएफ कैटेगरी यानी कि फ्रीडम फाइटर, 2% का रिजर्वेशन रहता है फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो फ्रीडम फाइटर में काफ़ी लो कट ऑफ थी, 191 तक सीट मिली थी। तो 200 सवा 200 का स्कोर अगर आप लेके आते हो 2020 के नीट के एग्जाम में और फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी है आपके पास, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने की चांसेस रहेंगी। और इसके बाद एक और कैटेगरी आती है पीडब्ल्यूएच कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, जो कि डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए रहती है। इसके लिए काफ़ी लो कट ऑफ था, 176 का था। तो पीएच कैटेगरी के अंदर 200 सवा 200 के अंदर 2020 में सीट मिल सकती है फॉर इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो एक चीज़ यहाँ से हमको और चीज़ पता चल रही है कि अगर हम ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में जाते हैं तो वहाँ पे जनरल का जो लास्ट कट ऑफ था दैट वाज ऑन द फिगर ऑफ 580। तो एमपी का जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया से काफ़ी डाउन साइड है, कम से कम 50 नंबर नीचे है। तो अगर हमारा एमपी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छूट जाता है, एमपी की काउंसलिंग में हमको सीट नहीं मिलती है, तो इसका मतलब कि हमको उधर भी सीट नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, इफ़ वी वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इफ़ वी वांट टू डू एमबीबीएस, फिर हमको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ ही मूव ऑन करना पड़ेगा। सो ये थे हमारे एमपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ। इसके तुरंत बाद हम आ जाते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी वही फंडा होगा। अब जैसे आप देखो कि 530 नंबर पे लास्ट बच्चा था जिसको सीट मिली, तो 529 वाला बच्चा कहाँ जाएगा, वो गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएगा। और 529 वाला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है तो उसके पास चांसेस हैं कि वो अच्छा यानी कि सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज उठाए, वो अरविंदो उठाए, वो आरडी गार्डी उठाए। तो प्राइवेट के केस में भी आपके नंबर इंपॉर्टेंट करते हैं, जितना अच्छा नंबर उतना अच्छा कॉलेज, जितना कम नंबर उतना नीचे का कॉलेज। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो लास्ट कट ऑफ थे 2019 की काउंसलिंग के, यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए बच्चे के लिए था 466 नंबर। तो 475 के आसपास अगर आपके आता है या उससे ज़्यादा नंबर आते हैं तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमपी में सीट मिल जाएगी फॉर द डोमिसाइल स्टूडेंट्स। ओबीसी वाले बच्चों के लिए 458 का था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 465-70 के आसपास ओबीसी वाले बच्चों का पोजीशन होना चाहिए। एससी वाले स्टूडेंट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए लास्ट स्कोर था 328। तो यहाँ पे आप 340 से 350 नंबर लेके आते हो एससी कैटेगरी के अंदर, तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमपी में सीट ले पाओगे। एसटी कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में काफ़ी लो स्कोर गया था, 119 तक की सीट मिल गई थी। एसटी के अंदर ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं जाते हैं, तो एसटी में अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हो तो भी आपको सीट मिल जाएगी। और सेम इन द केस ऑफ एनआरआई कैटेगरी, नॉन रेसिडेंट इंडियन, इसमें भी ट्यूशन फीस काफ़ी ज़्यादा रहती, करोड़ों में फीस रहती, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का पैकेज आता है 5 साल का, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे, बहुत ही कम बच्चे इधर जाते हैं। तो बिल्कुल लास्ट क्वालिफाई नंबर पे यानी कि 134 नंबर तक सीट मिली थी 2019 में। तो इसमें भी अगर आप इस साल क्वालिफाई आते हो, 150-160 नंबर आते हो, तो एनआरआई कैटेगरी के अंदर सीट देखने को मिल जाएगी। अब जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करिए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीसेस के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या फीसेस थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीसेस कॉलेज बाय कॉलेज यहाँ पे बताता हूँ आपको कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की फीस थी 8,33,000, 8,33,000 रुपये एनुअली। इसके बाद अरविंदो की फीस थी आपकी 9,28,000 एनुअली
पीपल्स मेडिकल कॉलेज की थी 9,20,000 एनुअली। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस थी 9,35,000 एनुअली। एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल की फीस थी 10,70,000 एनुअली। चिरायू मेडिकल कॉलेज की फीस सबसे ज़्यादा थी 11,41,000 एनुअली। और अमलतास मेडिकल कॉलेज जो कि देवास के अंदर पड़ता है, इसकी पर ईयर की ट्यूशन फीस थी 9,28,000 यानी कि 9,28,000 एनुअली। ये आपकी ट्यूशन फीस होती है। 4.5 साल की ट्यूशन फीस जाती है, यानी कि 4.5 साल का आपका क्लासरूम स्टडी होता है, उसकी ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। लास्ट का 1 साल का इंटर्नशिप होता है जिसमें आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती है माय डियर फ्रेंड्स। तो बेसिकली एमपी में लास्ट ईयर 2019 में सभी बच्चे जिनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिली थी, ऑल द स्टूडेंट वर फ्रॉम द एमपी स्टेट। आउटसाइड बच्चों को सीट नहीं मिल पाई थी एमपी में। एनआरआई में सीट्स मिल गई थी कुछ बच्चों को, बिकॉज एनआरआई की सीट्स खाली पड़ी थी लास्ट में फीस ज़्यादा होने की वजह से। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एमपी में कितनी सीट्स हैं, क्या कट ऑफ है, क्या फीसेज है। गवर्नमेंट में 1 लाख की फीसेज है, प्राइवेट में ये फीसेज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सेशन की शुरुआत में हमने जाना था कि 30,000 बच्चे हैं एमपी स्टेट के अंदर जो कि क्वालिफाई कर सकते हैं 2020 के अंदर। सीटें तो हमारे पास सिर्फ लगभग 3,000 के आसपास हैं, यानी 10%, बाकी का 90% बच्चा क्या करेगा। अब आपको अपनी काउंसलिंग की अप्रोच कैसे रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ से यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल सामने आ गई कि 466 लास्ट नंबर था जनरल वाले बच्चों के लिए एमपी में सीट लेने के लिए। यानी कि जिन बच्चों का स्कोर 450 आया होगा, 400 आया होगा, 350 आया होगा, 300 आया होगा, उन लोग ने अगर एमबीबीएस किया तो कैसे किया, उन्होंने किसी अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। यानी कि अपने स्टेट को छोड़ के, या तो उनके पास ऑप्शन था सेंट्रल लेवल पे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, आप उधर जाके काउंसलिंग करा सकते हो, उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप सीट ले सकते हो। लगभग 200 सवा 200 नंबर तक भी आपको सीट कॉलेज मिल जाता है वहाँ पे। और उसके अलावा काफ़ी ओपन स्टेट होते हैं। ओपन स्टेट का मतलब कि ऐसे राज्य, ऐसे स्टेट जो अदर स्टेट के बच्चों को इनविटेशन देते हैं कि आप हमारे स्टेट में आके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करा सकते हो। कुछ स्टेट्स का नाम लेता हूँ आपके सामने। उत्तराखंड एक ओपन स्टेट है, हिमाचल प्रदेश एक ओपन स्टेट है, उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है, राजस्थान एक ओपन स्टेट है, हरियाणा एक ओपन स्टेट है, बिहार एक ओपन स्टेट है, वेस्ट बंगाल एक ओपन स्टेट है, त्रिपुरा एक ओपन स्टेट है, केरला एक ओपन स्टेट है, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, तमिलनाडु एक ओपन स्टेट है, पौंडीचेरी एक ओपन स्टेट है। ये सारे ओपन स्टेट है, यानी कि आप इन सब स्टेट की काउंसलिंग में जाके सीट ले सकते हो अगर आपको आपके स्टेट में सीट नहीं मिली। लेकिन किसी भी स्टेट में अगर आप काउंसलिंग करने जा रहे हो तो आप ये चीज़ पहले जान लो कि मेरे जो नंबर आ रहे हैं, यानी कि सपोज कर लो कोई बच्चा है जिसका स्कोर 300 आ रहा है, तो मुझे 300 नंबर के हिसाब से कौन से स्टेट की काउंसलिंग करे जहाँ पे हमको सीट मिल सकती है। मेरा 250 नंबर आ रहा है, 250 आ रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ 250 नंबर विच काउंसलिंग आई शुड अप्रोच फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द अलॉटमेंट थ्रू द काउंसलिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। केवल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने से, फॉर्म फिल करने से आपको सीट नहीं मिल पाती है। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए डिटेल में कि मेरे नंबर के हिसाब से मैं कौन सी काउंसलिंग में अप्रोच करूं, ये मुझे आसानी से सीट मिल जाए। तो इस तरह से जो बच्चे सिर्फ एमबीबीएस में जाना चाहते हैं, आपकी अप्रोच इस तरह से होनी चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम योर स्टेट, अपार्ट फ्रॉम द एमपी स्टेट, वी शुड ऑल्सो फोकस द अदर स्टेट काउंसलिंग विच आर ओपन फॉर ऑल, एंड एट द सेम टाइम वी कैन लुक फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑप्शन। नाउ इट इज़ ऑल्सो वेरी मच क्लियर, हम सभी लोग डिफरेंट हैं, सभी की कंडीशन डिफरेंट है, सब लोग एक जैसे नहीं है, इसलिए सोच भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो सभी बच्चे एमबीबीएस नहीं कर सकते बिकॉज अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी के पास स्कोर नहीं है, किसी के पास बजट नहीं है। तो एक काफ़ी बड़ा मिथ है मार्केट में अंदर कि ज़्यादातर बच्चे जो मार्केट में सुनते हैं वही उनके माइंड में डाटा सेव हो जाता है कि डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना है। इट्स नॉट लाइक दैट फ्रेंड। देयर आर प्लेंटी ऑफ कोर्सेज जिसको आप करने के बाद डॉक्टर बन सकते हो, और एक अच्छा डॉक्टर बन के अपनी मदद भी कर सकते हो, सोसाइटी की मदद कर सकते हो, अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो, अच्छी इज्जत भी पा सकते हो। अच्छी आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, एमबीबीएस में अगर एडमिशन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू एनी रीज़न सब बच्चों के अलग अलग होंगे, तो आपको स्टार्टिंग में ही देखना है बिकॉज सारी काउंसलिंग एक टाइम पे ही चलेगी। आपका डिसीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे कहाँ पे जाना है। आप काउंसलिंग से पहले इस चीज़ को समझ लो। अगर एमबीबीएस में नहीं हो पा रहा है, यू कैन गो फॉर द डेंटल। आप बीडीएस की काउंसलिंग कर सकते हो, आप बीएमएस की काउंसलिंग कर सकते हो, आप बीएचएमएस की काउंसलिंग कर सकते हो, आप बीयूएमएस की काउंसलिंग कर सकते हो। यू कैन गो फॉर द बीपीटीएच, यू कैन गो फॉर द बीएसएलपी। देयर प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज जिसको करने के बाद आप मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो। उसके बाद भी काफ़ी लोग के अंदर कन्फ्यूजन आ जाता है। काफ़ी लाखों बच्चे पूछते हैं कि फ्रेंड सर इसमें स्कोप नहीं है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्कोप माय डियर फ्रेंड? क्या डेफिनेशन होती है स्कोप की? स्कोप कैसे आता है? किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर लेने से स्कोप आ जाता है क्या, या किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन लेने से स्कोप आ जाता है? इसके ऊपर काफ़ी मिथ है माय डियर फ्रेंड्स। ये जितने भी कोर्सेज हैं इसको पैथीज बोलते हैं टेक्निकल फॉर्म में। पैथीज को हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करते हो तो उसका मतलब होता है विधि। तो आप जो से भी विधि यानी कि जो से भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो
उस कोर्स के ऊपर आपका जितना अच्छा कमांड है, यानी कि उसकी आपको जितनी डेप्थ नॉलेज है, आपका हुनर उसमें कितना अच्छा है, ठीक है, आप उसमें कितने काबिल हो, उस हिसाब से उस मात्रा में आपको सक्सेस मिलेगी। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर द BDS, यू आर गोइंग फॉर द BHMS, यू आर गोइंग फॉर द BAMS, तो इसका ये सोच के अगर आप जा रहे हो कि कोर्स खराब है तो बिल्कुल बेकार चीज़ है। अगर आप सोच के जा रहे हो कि ठीक है, आई विल प्रूव माई सेल्फ, आई गॉट अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ और आई विल गिव माई 100%, मैं इसको समझता हूँ कि क्या चीज़ है, बिकॉज इस एथीज आप उसको अच्छी तरह से समझ के लोगों की हेल्प कर पाओ, लोगों को क्योर कर पाओ, लोगों को हील कर पाओ, उतना काफ़ी है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप इन सब कोर्सेज में भी जा सकते हो। तो सॉल्यूशन का सभी के लिए, सभी बच्चों को सीख मिल जाएगी, बट काफ़ी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। काउंसलिंग कौन सी करनी है मेरे स्कोर पे, कौन सी स्टेट की काउंसलिंग करनी है, कौन से कोर्स की काउंसलिंग करनी है, इस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि इस सेशन में मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया हूँ कि आपकी काउंसलिंग की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, स्पेशली फॉर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। और अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिए, और अपने ऐसे फ्रेंड जो कि MP से बिलोंग करते हो, जिनको अभी काउंसलिंग के बारे में सही से इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए कि आपके साथ साथ वो भी कुछ सीख पाए और उनकी भी काउंसलिंग एक अच्छी और बढ़िया काउंसलिंग हो पाए, जिसके थ्रू वो सीट ले पाए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज इस चैनल के ऊपर काउंसलिंग से रिलेटेड सारे स्टेट और सेंट्रल स्टेट से लेके और छोटी छोटी सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी, और सिर्फ बताई नहीं जाएगी, आपको समझाई जाएगी कि डिजिटल फॉर्म में। तो आपकी काउंसलिंग में एज अ फ्रेंड EduAssist का ये यूट्यूब चैनल काफ़ी मदद करने वाला है, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और फ्रेंड्स, एक स्वाभाविक सी बात होती है कि जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करके अच्छे नंबर लेके आते हैं और अच्छे कॉलेज तक पहुँच पाते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों को हेल्प लेनी पड़ती है। दे यूज टू हायर द मेंटर्स, वो किसी कोचिंग के पास जाते हैं, किसी सर के पास जाते हैं। तो उसके बाद भी अगर आपको ये काउंसलिंग सेशन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन इफ़ यू वांट, you can enroll with us, you can hire our mentoring services against NEET counseling। आप हमारी mentoring ले सकते हो। Our team will help you out that on the basis of your score, on the basis of your conditions, आप किस तरह से काउंसलिंग को प्रोसीड करो, जिससे आपको आसानी से स्टार्टिंग राउंड में ही एक अच्छे मेडिकल कोर्स में एडमिशन हो जाए। हमारे रजिस्ट्रेशन नवंबर से जनवरी तक चलते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाते हैं, बिकॉज काफ़ी लिमिटेड स्टूडेंट्स को EduAssist इनरोल करता है। तो आप चाहो तो यू मोस्ट वेलकम टू इनरोल विद EduAssist इफ़ यू वांट द सर्विसेज। अदरवाइज इस चैनल को भी अच्छी तरह से देखते रहोगे और सारे सेशंस को सही तरह समझते रहोगे, तो भी आप अपनी सक्सेसफुल काउंसलिंग कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन फ्रेंड्स। होपफुली इस सेशन में आपको सब कुछ समझा पाएँ। काउंसलिंग कौन सी वेबसाइट के ऊपर होती है ये भी देख लीजिए, www.dme.mponline.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर आपकी काउंसलिंग होती है, और इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करके काउंसलिंग के बारे में और अगर कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन देखना चाहो तो भी आप देख सकते हो। तो इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं फ्रेंड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नीट के स्कोर को जितना बढ़िया कर सकते हो दोस्तों, अभी वक्त है, कर लो। जितना अच्छा आपका नीट का स्कोर होगा, ये काउंसलिंग एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ें आपके लिए उतनी ईजी हो जाएंगी। स्कोर थोड़ा सा नीचे साइड होता है जिन बच्चों का, उन्हीं के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इंटायर लाइफ फ्रेंड्स। तो इस सेशन को हम यही खत्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन में काफ़ी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आपकी इस नीट जर्नी में आपकी मदद करने वाली है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।